आज मैं आपको ले जाऊंगा अरुणाचल की दो ऐसी वैलीज़ में जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये है मेचुका। चाइना बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों के एक्सट्रीम में बसा है ये टाउन। लगभग 2 दिन का सफ़र करने के बाद, हज़ारों पहाड़ पार करने के बाद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना मॉडर्न टाउन आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज़ मेचुका। अरुणाचल में एक वैली और है जो पॉपुलर है अपने राइस फील्ड्स की वजह से, और जब आप वहाँ होते हैं तो आपका मन करता है कि बस इन खेतों को आप देखते रहें। ये है ज़ीरो वैली। यहाँ जो लोग रहते हैं वो बहुत पुरानी आपातानी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इनका रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है और लैंग्वेज भी। लोग समय के साथ साथ मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन अपनी पुरानी परंपराएं वो अपने दिलों में लिए हुए हैं। सो वेलकम टू अरुणाचल। मैं हूँ फिलहाल मेचुका में, एक ऐसा विलेज जो बिल्कुल फेरी टेल जैसा है। किसी को यकीन नहीं होगा कि भाई आप इतने बड़े पहाड़ क्रॉस करके, इतने टूटे हुए रास्ते पार करके और फिर आप पहुँच जाते हो एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल प्लेन है, जहाँ पर वेल सेटल्ड सोसाइटी है, बड़े घर बने हुए हैं। इतना खूबसूरत है गाँव। मेचुका दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है। इतना रिमोट टाउन होने के बावजूद भी यहाँ वेल सेटल्ड सोसाइटी है। घर एक पर्टिकुलर शेप में बनाए गए हैं जो कि काफ़ी कलरफुल है। सड़कों पर भीड़ या फिर हॉर्न की आवाज़ें आपको नहीं आती। यहाँ की सड़कों पर आपको काफ़ी सुकून मिलता है, और जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपको ये फील ही नहीं होता कि ये लोकेशन इंडिया की रिमोट लोकेशंस में से एक है। अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा होम स्टे जिसका नाम है रिवर व्यू। एंड आप आर्किटेक्चर देख करके आप समझ सकते हैं कि यार अगर आप कहीं पर भी पहाड़ों में जाते हैं तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। बट मेचुका एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लगभग जितने भी घर हैं वो इसी तरह के आर्किटेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। गर्मियों में यहाँ पर पूरा हरा घास होता है, पूरी ग्रीनरी होती है, एंड सर्दियों में पड़ती है यहाँ पर बर्फ़। तो इस वजह से लोग स्लोपी रूफ जो बनाते हैं, एंड पानी वानी जो टंकी होती है उसके लिए वो अलग से बनाते हैं, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाकर उस पर पानी की टंकी रखी जाती है। तो काफ़ी खूबसूरत जो घर है ना, कलरफुल घर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेचुका में मोस्टली 2 रिलीजन के ही लोग रहते हैं। एक है क्रिश्चियंस तो दूसरी तरफ है बुद्धिस्ट। मैं जिस होमस्टे में रुका हूँ उसे एक बुद्धिस्ट फैमिली चलाती है। आज दलाई लामा जी का बर्थडे है और इस अवसर पर इन लोगों ने अपने घर पर 3 दिन की पूजा रखी है। पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले ये लोग नमकीन बनाते हैं, जिसे पूरी फैमिली मिलकर बनाती है। नेटवर्क ना होने की वजह से लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और साथ में सारा काम करने का टाइम निकाल लेते हैं। इनके पास एक बिल्ली भी है जो इंतज़ार कर रही है कि कब नमकीन बने और कब उसे खाने के लिए मिले। गौर का पूजा करेगा, जो पुजारी लोग कल आएगा, तो उसके लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं अभी आज शाम से। तो ये जो है मेन नाम का हम लोग का जो है नमकीन, पूजा में सबसे यूज यही होता है। मैदा, दूध और ये कोकोनट पाउडर और उसके बाद शुगर, ये सब डाल के हम उसको मिक्स करके तब बनाते हैं। बाकी पूजा की तैयारियां कल होने वाली थी और तब तक मैं निकल जाता हूँ मेचुका को एक्सप्लोर करने। यहाँ की सड़कों पे घूमते हुए मुझे मिलता है एक छोटे बच्चों का स्कूल, जहाँ पर हिंदी कविताएं सिखाई जा रही थी। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जहाँ बचपन से ही हिंदी सिखाई जाती है और ये सब्जेक्ट करिकुलम में डाला जाता है।
हमारा यहाँ के बच्चे ये ब्रिज पहाड़ करके वहाँ से आते हैं गौछे बस्ती से। छोटा छोटा है, 3 साल का 4 साल का ऐसे है। ये नर्सरी बेल्ट है बच्चा लोग। वैसे अभी स्कूल खुल के 1 महीना ही हुआ, लेकिन बच्चा लगभग राइम्स लोग सीख ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाइक उठाकर निकल जाते हैं दार्जिलिंग। ये एक छोटा सा गांव है जो मेचुका से सिर्फ 10 या 15 मिनट दूर है। दार्जिलिंग मेचुका की तरह बहुत ज़्यादा प्लेन तो नहीं है, लेकिन उसका लैंडस्केप बहुत ज़्यादा सुंदर है। एकदम लश ग्रीन वैली है, नदी बहती है, और जब आप खड़े होते हैं वहाँ पर तो आप दूर तक देख पाते हैं। आपको जो ऊपर दिख रहा है फ़िलहाल, यहाँ पर दिल्ली जो है वो है 2600 किलोमीटर्स, एंड यहाँ पर जो हांगकांग है वो है 2400 किलोमीटर्स, यानी कि जो दिल्ली है भाई वो हांगकांग से भी ज़्यादा दूर है यहाँ से। एंड साथ थाईलैंड जो है वो भी 2600 किलोमीटर के आसपास ही है। बट आपको एक आइडिया लग गया कि हम लोग फ़िलहाल कितनी दूर खड़े हुए हैं और घर कितनी दूर है। सो मेचुका के अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। मतलब दिन में से शायद 3 या 4 मिनट आता होगा, और वो भी नहीं पता कि कब आता है, तो अचानक से आ जाता है। सो भाई नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू है। बट यहाँ पर क्या है कि सब लोगों के पास ये वॉकी टॉकीज़ होते हैं। हाँ, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। 14, 15, 16 चैनल। सो ऐसे सब लोगों के पास वॉकी टॉकीज़ होते हैं हर घर के अंदर, ताकि वो अपने लोगों से बात कर सके। सो काफ़ी अलग सी चीज़ है। अब बनाया जा रहा है तोरमा। तोरमा एक ऑफरिंग होती है जो पूजा के समय बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले आटा, घी और दूसरी चीज़ें मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर बहुत बारीकी से लगभग 8-10 घंटे लगाकर तोरमा बनाया जाता है। सबसे पहले पेस्ट को अलग अलग शेप्स दी जाती हैं, उस पर घी लगाया जाता है, और उसके बाद रंग भरे जाते हैं, और फिर तोरमा बनकर तैयार हो जाता है। अब इंतज़ार है हेड लामा का, जो आएंगे और पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू हो गई है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक्स में लिखे मंत्रास पढ़े जा रहे हैं, और ये पूजा डेडिकेटेड है दलाई लामा जी को। ये पूजा लगातार 3 दिन तक चलने वाली है, जिसमें हर रोज़ लामा आएंगे और पूजा करेंगे। इस पूजा का पर्पज़ है कि गॉड से प्रे करना कि सबकी हेल्थ सही रहे। मेचुका में एक और काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है जिसको बोला जाता है हनुमान फेस। मेचुका से जैसे ही आप 10-12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक हनुमान टेम्पल दिखता है जो कि रोड के साइड में बनाया गया है। एंड वहाँ पर खड़े होकर जो आपको ठीक सामने पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ पर आपको एक फेस दिखता है जो बिल्कुल हनुमान जी के साथ मैच करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है हनुमान फेस। और जितने भी लोग मेचुका घूमने आते हैं वो लोग हनुमान फेस भी ज़रूर जाते हैं। ज़ीरो वैली ईटानगर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। ये मेचुका जितनी रिमोट तो नहीं है, लेकिन इसकी अपनी खूबसूरती है, और वो है यहाँ के चावल के खेत। इन खेतों का लैंडस्केप ऐसा है मानो किसी ने अपने हाथ से रंग भरे हो। अगर आप सुकून के 2 पल ढूंढ रहे हैं तो बिना बैग उठाए निकल पड़िए इन खेतों की तरफ। आप इतने सुंदर विलेज के अंदर ना कितनी देर भी खड़े रह सकते हो। बीच में छोटी छोटी हट बनी हुई है, काफ़ी सुंदर है। आप बस इस तरफ फेस करके और बस देखते रहो और कुछ मत करो। सो आपको एक काफ़ी अलग सी चीज़ दिखाता हूँ।
देखो जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं ना तो उसको रोड साइड में प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीन का कुछ डब्बा रख देते हैं या फिर कुछ और बड़ा एक कंटेनर होता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो जितने भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं वो बैम्बू से बनाए हुए हैं, राइट, कि भाई बैम्बू से पूरे चारों तरफ प्रोटेक्ट किया हुआ है स्क्वायर टाइप में। एंड देन उसके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है। सो कितना नेचर से कनेक्टेड है सारी सारी चीज़ें, है ना, मतलब इको फ्रेंडली। ज़ीरो वैली में बहुत सारे गांव हैं जिनके लोगों की पॉपुलेशन हज़ारों में है और हर गांव के पास अपने खेत है और खेत में सिर्फ चावल और फ़िश फार्मिंग ही की जाती है। खेतों में हर सीज़न पानी का फ्लो मेंटेन किया जाता है, वो भी किसी बिना मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के। ये जो आप छोटी छोटी हट देख रहे हैं ये है स्टोरेज रूम, जो हर खेत के साथ एक आपको देखने को मिलता है। इसे आपातानी ट्राइब के लोग अपने हाथों से बनाते हैं। हमारा 60 होने वाला है। 58 यस। हम लोग झोपड़ी में खाना वाना पका के खाता है। अभी मछली डालता है, मछली पाल के, और मछली को हम लोग समय समय बिक्री करता है। और कार भी मछली यहाँ से 20 किलो निकल गया। ये खेत से साल भर हम लोग बाहर से खरीद नहीं करके खाता है यहाँ से, खुद के लिए। और ये मछली बिक्री करेगा, हम लोग का कपड़ का ने क्या क्या और पहनने के लिए आ जाता है मछली बेच के। बच्चा अभी क्या करेगा, पढ़ेगा। पढ़ाई कर रहा है अभी? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहा है। कौन सी क्लास में? अभी क्लास 4 चौथा है। आपातानी ट्राइब के लोग दोनोई पोलो नाम का एक रिलीजन फॉलो करते हैं, जो इंडिया में सिर्फ ज़ीरो वैली के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, जिसमें ये लोग सन और मून की पूजा करते हैं। ये लोग नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए आपको इनके गाँवों के अंदर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। यहाँ हर घर में बैम्बू का यूज़ होता है। जब आप सड़क से निकलते हैं तो आपको बैम्बू हर घर के सामने रखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पर बैम्बू फार्मिंग भी होती है। दोनों पोलो रिलीजन के काफ़ी सारे सिंबल्स आपको उनके गांव के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनके फ्लैग्स या फिर बैम्बू पोल्स। कि जो पहले के यहाँ पर घर होते थे वो बैम्बू से ही बनाए जाते थे, जैसे बैम्बू स्ट्रिप्स है, राइट, है ना भैया? जी हाँ। तो पूरे बैम्बू स्ट्रिप्स हैं। और ये कब बना हुआ है? 3 साल ऐसा हो गया। 3 साल हो गया जी। और ये कितने साल तक रह सकता है ऐसे? ये अराउंड 10 ईयर्स तक तो आराम से टिक जाएगा। 10 ईयर्स तक? हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैम्बू स्ट्रिप्स हैं एंड ऊपर तो पूरे बैम्बू ही लगाए हुए हैं, है ना? मतलब चावल भी सुखा सकता है और वो मिलेट भी सुखा सकता है और मीट भी सुखा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे लकड़ियाँ रहेंगी, ऊपर कुछ भी आपका खाने का सामान है वो गीला है तो सूख जाएगा वो सुखाने के लिए। और ख़राब नहीं होगा, अगर या नीचे में आग जलाएगा ना तो वो ख़राब नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि जैसे जब सबसे पहले आपका ये पियर्सिंग किया होगा तो आपको मतलब ऐसा दर्द हुआ या फिर कैसा कैसा फील हुआ था? कब सबसे पहले कब हुआ? हाँ। ये बता रहे कि उनको मतलब बहुत डर लगता था ये करने में, क्योंकि वो देखते हैं तो कांटा से ऐसा मार के, मतलब छोटा सा हैमर टाइप ऐसा का मारता है, तो उनको यहाँ में दोनों साइड में पकड़ के ऐसा पकड़ के इसमें करता था। तो वो बहुत रोया था वो समय को, जब इसका ये टिप्पे बनाने समय को। अच्छा अच्छा, टैटू जो बनाया? हाँ, टैटू बनाने रोया था ऐसा। हाँ, तो पिताजी बोला है कि मतलब ये एक नियम है तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, ये नियम और ये करना ही पड़ेगा, है ना? ऐसे पहले हुआ करता था। तो अभी जैसे जब आप नई लड़कियों को देखते हो
तो आपको लगता है कि इन्हें भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो वो ये बता रहा था कि इसको गवर्नमेंट जो मतलब बैन कर दिया गया था, तो अच्छा किया ये बैन करके, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होता था। क्योंकि ये जो नोज़ प्लग है शुरुआत में छोटा होता है, तो उसमें जानबूझ के उसको हमेशा थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। जितना आप बड़ा करते जाएगा तब बड़ा होगा, अदरवाइज बड़ा नहीं होगा। तो वो बहुत तकलीफ़ था। और उनका ये भी कहना है कि आजकल का जो न्यू जनरेशन है, नहीं किया है तो अच्छा है, मतलब नहीं करना चाहिए। करने से बहुत तकलीफ होता है, मेंटेन करना पड़ता है ना, इसको निकाल के साफ भी करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बस एक आखिरी सवाल है, और वो ये है कि जब आप छोटे थे तो उस वक्त ज़ीरो वैली कैसी थी? उसका जो बचपन था तो बहुत मतलब बैकवर्ड था, या मेरा रोड कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो उसका जब वो जवान हो गया तब रोड कम्युनिकेशन भी आ गया, तो गवर्नमेंट का तरफ से कुछ मतलब चावल और नमक वगैरह, चीनी वगैरह मतलब प्रोवाइड करता था वो गांव बूढ़ा लोग को। तो इनका जो पिताजी था, मेरा ग्रैंडफादर होगा, तो वो जो गांव बूढ़ा था, तो इसलिए उसको मतलब कुछ मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहले तो ऐसे खेती बाड़ी करके ही सब कुछ चलता था। हम लोग के पास खुद का धान था, खुद का ये मिलेट है, मरुआ बोलते हैं, तो उनका हम लोग ये खुद का दारू भी बना के पीता था, खाना भी खाता था, और बागान तो है, खुद सर्वाइव करता था, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा। अपतनी नमक बोल रहे हो, नीमो पता नहीं, नमक। हाँ, मतलब पहले नमक नहीं होते समय हम ये इस्तेमाल करता था। अच्छा। आप टेस्ट करेगा? हाँ। थोड़ा लेना है, आप ज़्यादा नहीं लेना है, आपको बहुत कड़क लगेगा ये strong। आपको ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा है तो नमक ही, लेकिन बहुत तीखा नमक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। इसको ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आपको तकलीफ होगा। अच्छा। ट्रैवलिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको दूसरे कल्चर की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, एंड कैसे एक्सेप्ट करना है उन लोगों को जो आपकी तरह नहीं सोचते। दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव। Jane tu buto la tu segto la alubo ja harngorbo ja harngo posela gto la cho